प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइट प्रॉब्लम। एलपीपी टॉपिक के अंतर्गत क्लास 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत डाइट प्रॉब्लम किस तरह से दिए रहते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है। ये 6 मार्क्स क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आता है, जैक बोर्ड में इसके आने के चांसेस कुछ कम रहते हैं। ओके, लेकिन नकारा नहीं जा सकता है, आप कुछ क्वेश्चन जरूर अभ्यास कर लें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द वन प्रॉब्लम ऑफ डाइट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 12.2 का पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग डाइट प्रॉब्लम का। इसमें रेशमा है। रेशमा क्या करती है कि रेशमा के पास दो ऑप्शन है, एक फूड पी का और एक फूड क्यू का ऑप्शन है। फूड पी में विटामिन ए जो है वो 3 यूनिट्स पर केजी है। यदि फूड पी का 1 केजी वो लेगी तो उसमें 3 यूनिट्स उसको विटामिन ए मिलेगा। और फूड पी के 1 केजी में विटामिन बी का जो यूनिट्स है वो है 5 यूनिट्स। उसी प्रकार से फूड क्यू के 1 केजी में 4 यूनिट्स विटामिन ए है और फूड क्यू के 1 केजी में 2 यूनिट्स विटामिन बी है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। रेशमा को अपने डाइट में एटलीस्ट 8 यूनिट्स विटामिन ए चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब यहाँ कम से कम, मतलब 8 यूनिट तो होना ही चाहिए, नहीं तो 8 यूनिट से ज्यादा विटामिन ए। तो रेशमा के फूड में विटामिन ए की मात्रा एटलीस्ट 8 यूनिट्स होनी चाहिए, विटामिन बी की मात्रा एटलीस्ट 11 यूनिट्स होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये कॉन्स्टेंट्स, ये शर्तें हैं। फूड पी कि 1 केजी फूड का कॉस्ट है 60 रुपीज, फूड क्यू कि 1 केजी का कॉस्ट है 80 रुपीज। ओके, तो ये डाटा हमको दिया हुआ है। अब हमको पता लगाना है कि फूड पी का कितना केजी और फूड क्यू का कितना केजी रेशमा यूज करेगी ताकि उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़े। और उस मिनिमम कॉस्ट में उसका जो शर्त है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो। उसका शर्त क्या है कि एटलीस्ट उसको भोजन में 8 यूनिट्स विटामिन ए मिल जाए और एटलीस्ट 11 यूनिट्स विटामिन बी उसको मिल जाए। ये उसके शर्तें हैं। तो लेट रेशमा मिक्स x केजी, मान लेते हैं कि फूड पी का वो x केजी मिक्स करती है और फूड क्यू का y केजी, दोनों मिक्स करके एक नया डाइट बनाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम का नाम हो गया डाइट प्रॉब्लम। वो अपना एक नया डाइट बनाती है जिसमें x केजी फूड पी का और y केजी फूड क्यू का वो मिक्स करती है ताकि उसको एटलीस्ट 8 यूनिट्स विटामिन ए का मिल जाए और एटलीस्ट 11 यूनिट्स विटामिन बी का मिल जाए। ये उसकी शर्तें हैं। तो लेट रेशमा मिक्स x केजी फूड पी एंड y केजी फूड क्यू टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ताकि उसको कम से कम खर्च पड़े। तो उसका खर्च क्या होगा? फूड पी के 1 केजी का खर्च है 60 रुपीज, तो x केजी को मिक्स करेंगे तो उसका खर्च हो जाएगा 60x। फूड क्यू के 1 केजी का कॉस्ट है 80 रुपीज। यदि y केजी मिक्स करेगी तो y केजी का कॉस्ट हो जाएगा 80y। और दोनों मिक्स करके डाइट तैयार कर रही है तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसका 60x प्लस 80y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑप्टिमल फंक्शन ये है हमारा। इसी को ऑप्टिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये कॉस्ट जो है हमारा ये कम से कम पड़े, हमको मिनिमम कॉस्ट पड़े, कम से कम लागत लगे, कम से कम खर्च लगे। और कम से कम खर्च में हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, हमारी जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाए। शर्तें हमारी क्या हैं भाई? तो शर्तें हमारी हैं कि मिनिमम विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट्स उसको मिल जाए और विटामिन बी एटलीस्ट 11 यूनिट्स मिल जाए। ओके, 1 केजी फूड पी में 3 यूनिट्स विटामिन है तो x केजी फूड पी में 3x विटामिन होगा ए का। उसी प्रकार से 1 केजी फूड क्यू में 4 यूनिट्स विटामिन ए है तो y केजी में आपका 4y विटामिन होगा। तो टोटल विटामिन कितना हो गया? 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y, ये टोटल विटामिन है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? कम से कम 8 और 8 से ग्रेटर, 8 से बड़ा। तो 3x प्लस 4y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये पहला कांस्टेंट, पहला शर्त हो गया। नेक्स्ट शर्त उसी प्रकार से 1 केजी फूड पी में 5 यूनिट्स विटामिन बी है तो x केजी में होगा 5x यूनिट्स विटामिन होगा। उसी प्रकार से
1 केजी फूड क्यू में 2 यूनिट्स विटामिन बी है, तो y केजी में होगा 2y विटामिन होगा। दोनों को मिला देंगे तो टोटल विटामिन हो जाएगा 5x प्लस 2y। टोटल विटामिन बी हो गया 5x प्लस 2y, और इसको एटलीस्ट विटामिन बी भी चाहिए कितना 11 यूनिट्स, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा। इसके अलावा दो और शर्तें होंगी आपकी जो हर क्वेश्चन में जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हर एक क्वेश्चन में रहेगा। तो ये हमारी शर्तें हैं, ये कौन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये जाके हमारा टोटल प्रॉब्लम जो कि हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम था, अब जाके ये कन्वर्ट हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों इनइक्वालिटी का क्या करेंगे, हम लोग करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 का एक टेबल, दूसरा टेबल तैयार करेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 का। अब इसमें बारी बारी से x की जगह पर 0 रख दें तो y का वैल्यू आएगा 4y बराबर 8, तो y का वैल्यू हो गया 2। x की जगह पर 2 रख दें तो 3 2 जा 6, 6 को 8 में से माइनस कर दिए तो 2, और 2 डिवाइडेड बाय 4 हो गया हाफ, y का वैल्यू हो गया हाफ। उसी प्रकार से दूसरा में x की जगह पर रख दिया आपको 1, अब 5 इंटू 1 हो गया 5, 5 को 11 में से माइनस कर दे तो 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, y का वैल्यू आ गया 3। x की जगह पर 2 रख दे तो 5 2 जा 10, 11 में से 10 माइनस कर दे तो आ गया 1, तो y का वैल्यू हो गया 1/2। अब ये दोनों को हम लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। ये है हमारा y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। उसी प्रकार से इस x एक्सिस को लिख सकते हैं, x एक्सिस के ऊपर में आप लिख सकते हो y इक्वल टू 0। तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ऑलरेडी फैमिलियर है क्लास 10 से, तो दोनों को डायरेक्ट आप लिख दे, उसकी टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। समय बचाना है तो आप डायरेक्ट लिख दे, याद रखें केवल। अब पहला टेबल प्लॉट करें x0 y2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, ये पॉइंट हो गया। दूसरा x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1/2, ये 1 है, उसका हाफ हो गया 1/2। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये लाइन खींच दे, इस लाइन के ऊपर नाम लिख दे 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये पहला लाइन हो गया। उसी प्रकार से दूसरा टेबल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, x एक्सिस पर 1 ले और y एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 3, ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हाफ, इन दोनों को मिलाते हुए ये लाइन खींच दिया। इस लाइन के ऊपर मैंने नाम लिख दिया 5x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये दूसरा लाइन हो गया आपका। ओके, अब हमको फीजिबल रीजन ढूंढना है। एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन कहां कट कर रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहीं कोई आपको कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे, रफ कॉपी में बना रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, तब इस पॉइंट को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली क्या है उसको जानने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इस x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 है तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 8/3। तो इस पॉइंट का निर्देशांक होगा 8/3 एंड y इक्वल टू 0। ओके, उसी तरह से ये लाइन का इक्वेशन में इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, तो यहां पर आप y इक्वल टू 0 पुट कर देते, x का वैल्यू क्या होगा 11/5। इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 11/5, y इक्वल टू 0। 11/5 कहने का मतलब हो गया 2.5, ये 2 और 3 के मिडिल में, ठीक बीचों बीच, और इससे ये 8/3 का वैल्यू 2.5 से ज्यादा आएगा। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.66, अप्रॉक्स 2.7 होगा, तो इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा 8/3, उससे पास करता हुआ ये स्ट्रेट लाइन। यदि ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो इसकी ये समस्या नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप वो जिस पॉइंट से जाएगा वो सही आएगा। लेकिन यदि ग्राफ पेपर पर नहीं बनाते तो ये दूरी जैसे आप लिए एक्स एक्सिस के ऊपर में 1, ये 2, ये 3, ये कभी कभी बराबर नहीं होता है, कम बेस हो जाता है, तो उससे समस्या आती है। वाई एक्सिस के ऊपर में भी आप 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन दो दिखाए। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को कट करने के लिए हमको पता लगाना है वाई एक्सिस का पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 0 कर दो। x इक्वल टू 0 करेंगे, y का वैल्यू 11/2, 11/2 का मतलब 5.5, इसलिए इसका निर्देशांक होगा 0 और 5.5 मतलब 11/2, 11/2 पर जाकर ये कट करेगा। अगर ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे तो आपको गलत हो जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जब भी बनाएं तो ग्राफ पेपर पर बनाएं, इस तरह की समस्या नहीं आएगी। ये पॉइंट निकालने में आपको
प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन पॉइंट्स की आवश्यकता कब पड़ता है? इन पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ता है यदि वो फिजिबल रीजन का पॉइंट है तो वो पॉइंट आपको चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट पर आप जेड का वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब आइए हम लोग अब निकालते हैं फिजिबल रीजन। हमको एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लेना है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर देखिए एरो दे दिया गया, इधर एरो, इधर आप एरो दे दीजिए। इधर आपका एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पूरा रीजन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। ये पूरा रीजन हो गया, अनगिनत पॉइंट्स। दूसरा y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 में फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए देखिए एरो दे दिया गया, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इधर का कोई भी रीजन लेंगे तो इसमें ये पूरा रीजन में अनगिनत पॉइंट्स y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। उसके बाद आइए 3x + 4y में क्या शर्त है? 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इस लाइन के नीचे पॉइंट है हमारा 0 0, इसको रखकर देखिए 0 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 0 0 हो गया, 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रॉन्ग हो गया। अर्थात इस लाइन के नीचे लिए तो वो गलत हो गया। अर्थात इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा वो इसके ऊपर में होगा। इसके ऊपर का रीजन में जितना भी पॉइंट हो वही सेटिस्फाई करेगा, इसके नीचे नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसके ऊपर में एरो होगा, इधर भी। ओके, उसी प्रकार से फिर अब इस लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाए। इस लाइन के नीचे ओरिजिन है 0 0 रखकर देखिए 5 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 0 0, 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये भी रॉन्ग है, मतलब इस लाइन के नीचे नहीं होगा, इस लाइन के भी ऊपर चाहिए आपको। तो अब ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें सारे शर्तें हो। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए अब ये कॉर्नर पॉइंट, इसलिए यहां पर जरूरत है इसको निकालने का। इसलिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक्स का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 11/2 आ गया। ग्राफ पेपर पर आपको एग्जैक्ट पता लगेगा, अदरवाइज इसमें निकालना पड़ेगा। तो आपको इधर का रीजन लेना है आपको। तो ये जो रीजन है आपका, इधर का रीजन, ये ओपन रीजन है, और यहां से आपका ग्राफ यहां से टर्न होगा 0 11/2 से, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, और इधर का रीजन सब होगा, यहां से ग्राफ आपका टर्न होगा। इस लाइन के ऊपर के भी पॉइंट होंगे, क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको डार्कन कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद इधर नहीं जाएंगे आप, क्योंकि फिर इस लाइन के ऊपर लेना है, फिर यहां से टर्न हो जाएगा। इस पॉइंट का निर्देशांक 2,5 और यहां से आएंगे। फिर आपको यहां का निर्देशांक भी चाहिए, ये भी कॉर्नर पॉइंट है 8/3,0, फिर इस लाइन के ऊपर जाना है, इसलिए फिर आपको इधर टर्न होगा। तो आपका रीजन देखिए ये हो गया, यहां से यहां इस तरह से ये आया, फिर ये रीजन है, अब फिर ये रीजन, ये रीजन है, ठीक है। इधर का जो भी ओपन रीजन है इसी में आपका आंसर निहित है। तो जब भी ओपन रीजन का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले अब ये कॉर्नर पॉइंट्स पर आप वैल्यू निकाल कर देखें। तो 0,11/2 पर वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट्स 0,11/2 पहला कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें आप x के जगह 0 रख दें, y के जगह 11/2 सॉल्व करें तो 440 आएगा। दूसरा नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, इसके बाद ये है आपका 2.5, तो x की जगह पर 2 एंड y की जगह पर हाफ रखे और सॉल्व करें, z का वैल्यू आएगा 160 इस पॉइंट पर। फिर नेक्स्ट है 8/3 और 0 रखे, x की जगह 8/3 और 0 रखे, यहां भी 160, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है आप देख रहे हैं 160 है, यहाँ 2 पॉइंट्स पर 160 है, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और ये जो मिनिमम वैल्यू 160 है, इसमें एक और एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब भी रीजन आपका ओपन रीजन है तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जेड था आपका, जेड इज इक्वल टू 60x + 80y, और मिनिमम आपको वैल्यू आ रहा है 160, तो आप मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 160 लिखेंगे। यदि मैक्सिमम का प्रॉब्लम रहता तो आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू और जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू आप लिखेंगे। ये स्टेप हम लोग केवल ओपन रीजन में, जब भी हमारा फिजिबल रीजन होगा बस उसी के लिए है, सभी प्रॉब्लम में नहीं करना है। जब भी हमारा फिजिबल रीजन ओपन रीजन है उस केस में ये एक्स्ट्रा काम करना है।
हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिए 60x प्लस 80y। मिनिमम के केस में जो भी मिनिमम वैल्यू हमको प्राप्त हुआ कॉर्नर पॉइंट से ओपन रीजन में, जो भी मिनिमम वैल्यू, उस मिनिमम वैल्यू को लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 160। यदि मैक्सिमम वैल्यू का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ लेस देन के बजाय हम लोग केवल ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। ओके, इसको सॉल्व कर दे, 0 0 कैंसिल कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये ऑलरेडी मेरा प्लॉटेड है, इसमें कुछ मेहनत है नहीं। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 ये ऑलरेडी हमारा प्लॉटेड है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, ये तो इत्तेफाक है कि भाई ये ऑलरेडी आपका एक लाइन जो प्लॉटेड है उसी लाइन से आपका ये वाला जो आपने नया फॉर्म किया वो मैच कर रहा है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो लाइन है वो लाइन इधर से ओपन रीजन होकर पास कर रहा हो। यदि ओपन रीजन से ये लाइन पास कर रहा है, ओपन रीजन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तब वैसे केस में इस फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू संभव नहीं है। कब? जब ये जो लाइन था वो लाइन इस ओपन रीजन से पास होता और ओपन रीजन को दो भाग में बांट रहा होता। लेकिन चूंकि ये लाइन ओपन रीजन को दो भाग में बांट नहीं रहा है, ओपन रीजन को जस्ट थोड़ा सा टच केवल कर रहा है और इधर कहीं खींचा गया, अगर इधर वाले पार्ट में कहीं से भी ये लाइन क्रॉस हो रहा है, ओपन रीजन को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पर। जो भी आपका मिनिमम वैल्यू है वो आपका दिए गए क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा और दिए गए क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगा। और जो कॉर्नर पॉइंट्स पर आपका मिनिमम वैल्यू आया है वो मिनिमम होगा, जो मैक्सिमम आया है वो मैक्सिमम रहेगा। कब? यदि ये ग्राफ इस ओपन रीजन को केवल टच करे, उसको दो बराबर भाग में डिवाइड ना करे, या ओपन रीजन के दूसरे तरफ से होकर वो पास कर जाए। दूसरे रीजन अगर मानिए ये लाइन इधर से पास कर रहा होता, इधर से कहीं पास कर रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका ये जो दिया गया क्वेश्चन का ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल होगा, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ओपन रीजन के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना है, केवल ओपन रीजन के क्वेश्चन के लिए। यदि यही आपका फिजिबल रीजन क्लोज रहता है जैसे इसमें रहता है, तब फिर आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब आते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग कि दो पॉइंट पर 160 मिला है, 2.5 पॉइंट पर 160 मिला है और 8/3, 0 पॉइंट पर 160 मिला है। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट अनगिनत पॉइंट से बना हुआ है। इन अनगिनत पॉइंट्स पर यहां पर भी मिनिमम मिलेगा, यहां भी मिनिमम मिलेगा, और इस पर जितना भी अनगिनत पॉइंट उन सभी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा मिनिमम कॉस्ट इज 160 रुपीज एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर, एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2.5 एंड 8/3, 0। ओके बच्चों, तो आप ध्यान देंगे जब भी ओपन रीजन का प्रॉब्लम हो तो ओपन रीजन के प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा काम करना है आपको कि जो भी कॉर्नर पॉइंट से आपका मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ है उस मिनिमम वैल्यू को आप लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन मिनिमम वैल्यू, और जो भी कॉर्नर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू का एक अलग से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उस स्ट्रेट लाइन को देखेंगे कि वो आपका जो ओपन रीजन उस ओपन रीजन से पास नहीं कर रहा हो। अगर उस ओपन रीजन से पास कर रहा होगा और दो भाग में डिवाइड कर रहा होगा तो फंक्शन दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है कहने का मतलब उस फंक्शन का ना ही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो पाएगा, या अगर मिनिमम वैल्यू का प्रॉब्लम है तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं निकलेगा। लेकिन यदि वो लाइन ओपन रीजन को छोड़कर बाकी दूसरे साइड से वो क्रॉस कर जा रहा है, ऑप्टिमल रीजन को दो भाग में डिवाइड, जो आपका फिजिबल रीजन है उसको दो भाग में डिवाइड नहीं कर रहा है, तब फिर उस क्वेश्चन का ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल होगा। ऑप्टिमल वैल्यू कहने का मतलब उस क्वेश्चन में अगर मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, उस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर निकलेंगे। यदि जो हमने एक नया जो स्ट्रेट लाइन बनाया है वो केवल हमारा फिजिबल रीजन से वो पास नहीं करना चाहिए, टच करके निकल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो फिजिबल रीजन को दो भाग में डिवाइड करेगा तब ऑप्टिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं होता। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। दूसरा इसमें एक्स्ट्रा चीज आया कि 2 पॉइंट्स पर ही आपको मिनिमम वैल्यू मिल जा रहा है या 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जा रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उन लाइन सेगमेंट पर जितने भी अनगिनत पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स पर उस क्वेश्चन के
मिनिमम वैल्यू होंगे या मैक्सिमम वैल्यू होंगे, जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा वैल्यू मिलता है। जब 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आपको प्राप्त हो और वो वैल्यू आपका यदि मिनिमम वैल्यू हो या वो वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू हो दिए गए क्वेश्चन में, तब तो वहां आंसर एक पॉइंट नहीं होता है, वहां एक्स और वाई का एक यूनिक वैल्यू नहीं होता, वहां अनगिनत वैल्यू एक्स एंड वाई के होते हैं। वो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला जितना भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे आंसर्स होते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके बच्चों, ये आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस केवल ज्यादातर सीबीएसई बोर्ड्स में देखने को मिलता है, कंपटीशन में देखने को मिलता है, जैक बोर्ड में बहुत कम मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए ताकि कभी अगर बाय लक आपको एग्जामिनेशन बोर्ड में आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।